नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है व्यवहारवाद के उदय के कारण और विशेषताएं। तो आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जानते हैं कि पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ये दूसरे टॉपिक का दूसरा भाग है। कल हमने जाना था कि व्यवहारवाद क्या है, उसका परिचय जाना, उसकी परिभाषा जानी। आज हम जानेंगे कि व्यवहारवाद का उदय आखिर क्यों हुआ और उसके मुख्य लक्षण क्या हैं। तो आइए देखते हैं व्यवहारवाद के उदय के कारण। तो पहला कारण है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, दूसरा अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और चौथा नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। तो व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ, उसके उदय की आवश्यकता क्यों हुई, उसका सबसे बड़ा कारण था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों से असंतोष था। जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं वो हम अपने पिछले टॉपिक में कर चुके हैं और हमने देखा कि ये अध्ययन पद्धतियां सैद्धांतिक ज़्यादा थीं, इसका वास्तविक जीवन की समस्याओं से कोई समाधान नहीं था। और परंपरागत अध्ययन पद्धतियां संस्थागत थी और उसमें केवल संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। इसीलिए व्यवहारवादियों का और आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों, विशेषतः अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने व्यवहारवाद के जन्म की आधार भूमि तैयार की, उनका ये मानना था कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से राजनीति विज्ञान में समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में ये भी विचार आया कि जो नवीन अध्ययन पद्धतियां हैं उनको स्थान दिया जाना चाहिए और नवीन अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के जो उपकरण हैं वो भी नए होने चाहिए और राजनीति विज्ञान को जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। दरअसल ये अनुभव किया जाने लगा राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा कि अध्ययन के विषय में जो सैद्धांतिक पक्ष पर ही बल दिया जा रहा है, व्यवहारिक नहीं। और दो महायुद्धों के बीच के काल में फांसीवाद, नाजीवाद, एकाधिकारी प्रवृत्तियों का उदय हुआ तो उनकी लोकप्रियता होने लगी। तो ये कहा गया कि भाई परंपरागत पद्धति में राजनीति विज्ञान की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इसीलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय ज़रूरी है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास और लोकप्रियता के बाद भी विषय की अध्ययन पद्धति जो है उसके बदलाव की बात की जाने लगी और इस तरह से जो है राजनीति विज्ञान में ये कहा जाने लगा कि संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाए बजाय कि संस्थाओं के अध्ययन करने की। जो नवीन अध्ययन पद्धतियाँ थी उसमें परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, इन सब के जो है अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारवाद के उदय के ये सारे कारण थे। व्यवहारवाद के उदय में मुख्यतः परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष था, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा थी, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव था और नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग भी शामिल था। तो इस तरह से व्यवहारवाद का मुख्य उदय के ये मुख्य कारण थे। जहाँ तक व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं का संबंध है तो हम व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या लक्षणों को स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि इस तरह से हैं। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी न होकर लघु होनी चाहिए, यूनिट ऑफ स्टडी जो है वो माइक्रो होनी चाहिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण छोटे छोटे विषयों के गंभीर अध्ययन और विश्लेषण को प्राथमिकता देता है। दूसरी बात यह है कि राजनीति शास्त्र में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन उपयुक्त है। एकांकी संस्थागत अध्ययन अपर्याप्त व असंतोषजनक बना रहेगा, अतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन जरूरी है, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना है। क्योंकि संस्थाओं की कार्य प्रक्रिया का निर्णायक तत्व संस्थाओं से संबंधित व्यक्ति या समूहों के व्यवहार होता है। संस्था के अंदर व्यक्ति का व्यवहार ही अहम होता है, समूह व्यवहार अहम होता है। इसलिए व्यवहारवादी ये मानते हैं कि अगर हमें राजनीति विज्ञान में अध्ययन करना है तो हमारा मूल ध्यान व्यक्तियों के व्यवहार और समूह व्यवहार पर ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए। वो कहते हैं कि राजनीतिक नेता के कार्य भूमिका, उसका रोल, एलीट का प्रभाव, विधायिका के सदस्य की अपनी भूमिका, इन सब के अध्ययन पर ज़्यादा बल देना चाहिए। तो इस प्रकार व्यवहारवादियों का ये कहना है कि हमें केवल संस्थाओं का संस्थागत अध्ययन न करके बल्कि उन संस्थाओं को चलाने वाले मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह से तीसरी बात यह है कि व्यवहारवादी जो है वो अध्ययन जो है उनका
वो शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होना चाहिए। वो कहते हैं कि सिद्धांत निर्माण जो है वो सर्वोच्च स्तर का समय एवं व्यापक सामान्यीकरण के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जा सके। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है सिद्धांत का प्रयोग, थ्योरी का प्रयोग। इसमें तथ्यों की खोज और उसकी व्याख्या एक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। कैटलीन है, चार्ल्स मेरियम, लासवेल, ये सब युद्ध के तुरंत बाद हर्बर्ट साइमन, इन सब ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने अनुसंधान में अनुभव आश्रित सांख्यिकी तकनीक के साथ साथ सिद्धांत की आवश्यकता का समर्थन किया है। तो इस प्रकार व्यवहारवादी जो है उनका जो शोध सिद्धांत जो है वो शोध जो है वो सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होता है। व्यवहारवाद की मान्यता है कि अंतर विषयक अध्ययन किए जाने चाहिए, क्योंकि विषय व अध्ययन सामग्री की गहनता के लिए यह आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि राजनीति शास्त्र को की एकाकी प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार सामाजिक व्यवहार का एक छोटा सा पक्ष है। इसलिए राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या में सभी सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए, तभी राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को औचित्यपूर्ण माना जा सकता है। इसलिए व्यवहारवादी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस अलग थलग न रहे, बल्कि अंतर विषयक अध्ययन किया जाए। राजनीति वैज्ञानिक को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सब का मिलकर अध्ययन करना चाहिए। तो ये व्यवहारवादियों का ये मान्यता है। तो संक्षेप में व्यवहारवाद जो है वो अंतरशास्त्रीय समय आकलन में विश्वास करता है। इसलिए अध्ययन या शोध करते समय व्यवहारवादी किसी विशेष शास्त्र की सीमा को उल्लंघन करने से नहीं डरता। फॉर एग्जाम्पल, राजनीति शास्त्र का शोधकर्ता जो होगा, जो रिसर्चर होगा पॉलिटिकल साइंस का, वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा किसी भी अन्य शास्त्र के क्षेत्र में भी जो है उससे अपने डेटा ले सकता है, उससे सामग्री ले सकता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान जो है वो अन्य शास्त्रों से भी अपना जो है सहायता ले सकता है। तो व्यवहारवादी अध्ययन के संदर्भ में एक लक्षण ये भी उभर कर आता है कि मूल्यों का अध्ययन निरर्थक है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मूल्यों के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति शास्त्र के संबंध में मूल्य होते क्या है? लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ये सब मूल्य हैं। तो वो कहते हैं कि जब वैज्ञानिक परीक्षण हम कर रहे हैं तो हमें जो है मूल्यों को जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं कि मूल्यों का कोई स्थान नहीं है पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन में। इसी तरह से वो नई प्रणाली के प्रयोग में व्यवहारवादी जो है वो अत्यधिक परिशुद्ध करते रहते हैं। वो तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमाप विधि, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। पुस्तकालीन अनुसंधान के स्थान पर वो क्षेत्रीय अध्ययन, फील्ड स्टडी पे ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते नहीं कि लाइब्रेरी में बैठे बैठे पढ़ते रहो, बल्कि फील्ड स्टडी करो। तो ये व्यवहारवादियों के उदय का मुख्य कारण और मुख्य लक्षण है। मुख्य लक्षणों में हमने ये देखा कि अध्ययन की इकाई बहुत छोटी होनी चाहिए, व्यक्तियों के व्यवहार पे ज़्यादा बल देते हैं, अध्ययन और शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होना चाहिए, अंतर विषयक अध्ययन पे बल देते हैं, मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देते हैं, प्रेक्षण और लेखा को अधिक परिशुद्ध करते हैं, तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, स्केलिंग टेक्निक्स, इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो संक्षेप में राजनीतिक व्यवहार से अभिप्राय केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है पर्यवेक्षणीय राजनीतिक क्रियाओं से नहीं, वरन इसका संबंध व्यवहार के जो है मुद्दों से भी है, घटकों से भी है। तो व्यवहारवाद के उदय के कारणों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां तो थी ही, साथ ही परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष भी मुख्य कारण था, और नवीन राजनीतिक अध्ययन पद्धतियों का वो प्रयोग करने की उत्सुकता भी शामिल थी। तो व्यवहारवाद कठोर अनुसंधान के प्रति मानव के विकास और राजनीतिक व्यवहार की समस्याओं के विश्लेषण के लिए परिशुद्ध तरीकों को अपनाने पर बल देता है। डेविड ईस्टन एक विचारक हुए हैं जिन्होंने व्यवहारवाद के मुख्य आयामों की चर्चा की है। तो अगले टॉपिक में हम डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के मुख्य आयाम देखेंगे। आपसे जो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के उदय के कारण बताइए, इसके शॉर्ट नोट्स बनते हैं, और साथ ही ये पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के मुख्य लक्षण बताइए। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए, और जब हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा भी करेंगे, और साथ ही डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के मुख्य आयाम भी देखेंगे। तो अब तक हमने व्यवहारवाद का अर्थ, परिभाषा, व्यवहारवाद के उदय के मुख्य कारण और व्यवहारवाद के मुख्य लक्षण, इन 4 टॉपिकों पर हमने चर्चा की है। और आने वाले समय में हम डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के मुख्य आयाम पे चर्चा करेंगे, और ये आयामों पे बड़ा क्वेश्चन बनता है, और ये 8 तरह के आयाम हैं। साथ ही हम व्यवहारवाद की आलोचना
और व्यवहारवाद का योगदान भी देखेंगे। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है, सिलेबस का सेकंड टॉपिक है। आप इसकी तैयारी कीजिए और इसके नोट्स बनाएं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।